हेलो क्लास। प्रोजेक्टाइल मोशन के आज के लेक्चर में मतलब 7th लेक्चर में हम लोग को किसी प्रोजेक्टाइल को किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखना है। मतलब यहां पर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को रिलेटिव मोशन के साथ क्लब कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है। एक को अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, इसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, इसका पाथ कुछ इस टाइप से होगा। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम से चेक करेंगे तो दोनों के पाथ पैराबोलिक होंगे। लेकिन अगर आप किसी एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको चेक करेंगे तो इसका पाथ हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से चेक कर रहे हैं तो दोनों प्रोजेक्टाइल के जो पाथ होंगे वो पैराबोलिक होंगे। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर मतलब एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को चेक कर रहे हैं तो उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूविंग इसकी। फर्स्ट पार्टिकल जिसका नाम हम ए रख दे रहे हैं, इसको u1 स्पीड से अल्फा 1 एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। जिस टाइम इसको प्रोजेक्ट किया गया है उसी टाइम दूसरे प्रोजेक्टाइल जिसको u2 स्पीड से बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स? ये होगी u1 cos अल्फा और वर्टिकल स्पीड u1 sin अल्फा। ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल u2 cos बीटा और इसकी वर्टिकल u2 sin बीटा। ठीक है, टी टाइम के बाद ये पार्टिकल कहीं पर होगा, अपने पाथ पर यहाँ पे कहीं होगा। इसका लोकेशन टी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम इसकी जो लोकेशन है फर्स्ट पार्टिकल की उसको मैं x1 y1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, जिस टाइम मैं इसको चेक कर रहा हूं उस टाइम मैं दूसरे पार्टिकल को चेक करूं तो इसका लोकेशन कुछ x2 y2 है। ठीक है, अब हम a के रिस्पेक्ट में b को चेक कर सकते हैं या b के रिस्पेक्ट में a को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर x1 क्या है? पार्टिकल a t टाइम में कितना आगे बढ़ गया है, x1। और x1 का रिस्पॉन्सिबल कौन है? u1 cos अल्फा। तो टी टाइम में ये पार्टिकल ए कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा? x1 इज इक्वल टू u1 cos अल्फा। और कितने टाइम के बाद चेक कर रहे हैं आप? टी टाइम के बाद। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना स्टूडेंट्स? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू, अब इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज किया। वर्टिकल डायरेक्शन में g का एक्सेलरेशन है या u कहीं रिटार्डेशन है। ठीक है, तो हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर यूज करना पड़ रहा है। तो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यू टी इनिशियल वर्टिकल स्पीड u1 साइन अल्फा ut प्लस हाफ a की प्लेस पर आप माइनस जी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो माइनस जी टी स्क्वायर। ये है टी टाइम में पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन का और ये है वाई डायरेक्शन का। सेम टाइम टी टाइम में ही ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि है x2 और वर्टिकल डायरेक्शन में y2। तो x2 कितना होगा? x2 इज इक्वल टू इधर का स्पीड u2 cos बीटा कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। और y2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? y2 हो जाएगा u2 साइन बीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ b
with respect to A in x एक्सिस। x एक्सिस में पार्टिकल B का A के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन चेक करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? A के रिस्पेक्ट में, मतलब A के रिस्पेक्ट में B की t टाइम के बाद रिलेटिव पोजीशन चेक करनी। मतलब क्या चेक करना है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। और आप लोगों ने रिलेटिव मोशन में इसका कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज आप रिलेटिव मोशन को एक बार फिर से विजिट कीजिए। ठीक है, रिलेटिव मोशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ B माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ A इन x एक्सिस। सिर्फ x एक्सिस में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ B कितनी है t टाइम के बाद? ये है x1। ठीक है, x1, तो इसको मैं यहाँ पर x1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं x2 रिगार्ड कर रहा हूँ। x1 t टाइम के बाद पार्टिकल A की एक्चुअल पोजीशन कितनी है? u1 cos अल्फा t माइनस x2 t टाइम के बाद पार्टिकल B पार्टिकल की एक्चुअल पोजीशन कितनी है? x2, जिसकी वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? ये है u2 cos बीटा इंटू t। ठीक है, यहां से आप t कॉमन ले लीजिए, u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा इंटू t। ये रिलेटिव पोजीशन है B की A के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या x एक्सिस में। अब यहां पर हम लोग रिलेटिव पोजीशन B की चेक कर लें A के रिस्पेक्ट में y डायरेक्शन में। ठीक है, तो y डायरेक्शन में पार्टिकल की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट B पार्टिकल का कितना हो जाएगा? पार्टिकल B का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट माइनस पार्टिकल A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल पोजीशन। इसी YB को हमने क्या लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? y2। और A के लिए क्या लिखा है? y1। ठीक है, y2 कितना स्टूडेंट्स? y2 है u2 साइन बीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस y1 कितना स्टूडेंट्स? y1 है u1 साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करें तो आपको नजर आएगा कि ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब क्या होगा? यहाँ पे u2 साइन बीटा t माइनस u1 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा t कॉमन कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। ये रिलेटिव पोजीशन है B की A के रिस्पेक्ट में y एक्सिस में, और ये है रिलेटिव पोजीशन B की A के रिस्पेक्ट में x एक्सिस में। मतलब आप ये चेक कर रहे हो। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। ये क्या थी स्टूडेंट्स? x एक्सिस में B की A के रिस्पेक्ट में पोजीशन कितनी थी स्टूडेंट्स? ये है u1 cos अल्फा माइनस u2 cos बीटा t अपॉन पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इन y एक्सिस। यहाँ पर मैं इक्वल लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा t। यहाँ से t और t कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जरा गौर करें तो u1 u2 अल्फा और बीटा ये सब कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट। अब यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन ऑफ B with respect to A in x axis, relative position of B with respect to A in y axis is equal to constant। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो
एक्स बी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स वाई बी ए, और यहाँ पर x और y की सिंगल डिग्री यूज हो रही है, इसका मतलब कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। आप c को इधर डिवाइड करके स्लोप के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की सिंगल डिग्री यूज हो रही है, इसका मतलब कि अगर आप सेकेंड पार्टिकल की फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट पार्टिकल की सेकेंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशन देखें तो लाइन की इक्वेशन से बयां हो रही है। इसका मतलब ये है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा जो पार्टिकल है वो एक लाइन पर मूव करता हुआ नजर आएगा, ना कि मूव करेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को ग्राउंड फ्रेम से चेक करते हैं तो दोनों प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पर मूव करेंगे, जबकि दोनों प्रोजेक्टाइल में से किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को चेक करेंगे तो आपको पाथ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका डेरिवेशन है, ठीक। अब इस पर बनने वाले दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप दो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए, यहां पर पहला क्वेश्चन होता है कि दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड कर गए, ठीक है, तो इसका एक एनालिसिस होगा। और अगर दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड ना किए तो इनके बीच की मिनिमम सेपरेशन ये आपको फाइंड करनी होती है। इस कंसेप्ट पर सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलते हैं इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। और कंडीशन फॉर कोलिजन, यहां तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक पाथ पर मूव ना करके स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट पर दो टाइप के क्वेश्चन, पहला कंडीशन फॉर कोलिजन, और दूसरा मिनिमम डिस्टेंस। बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर पहले फील कराता हूं आपको। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने यहां पे प्रोजेक्ट किया, सेम टाइम एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया, और यहां पर ये दोनों कोलाइड कर गए, ठीक है। तो एक केस तो ये वाला होगा। दूसरा, आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और दूसरे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, लेकिन कुछ इस स्पीड और एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ये दोनों कोलाइड तो नहीं हुए, ये पहले यहां से निकल गया और ये बाद में यहां पर आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, इसके आगे डिस्टेंस और बढ़ती चली जाए, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपको स्टडी करने हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर कोलिजन, मिनिमम डिस्टेंस थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। एक पार्टिकल जिसका वेलोसिटी वेक्टर है u1 अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, दूसरा पार्टिकल जिसका वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी स्पीड है u2 बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। इसका इधर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, u1 cos अल्फा, वर्टिकल डायरेक्शन में u1 sin अल्फा, इधर u2 cos बीटा और u2 sin बीटा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस, वो है d, ठीक। ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है। अगर मैं आपसे बात करूं कि पार्टिकल A की इनिशियल स्पीड u1 है, उसका वेक्टर क्या होगा, इसका वेक्टर हो जाएगा u1 cos अल्फा i कैप प्लस u2 sin अल्फा सॉरी u1 sin अल्फा j कैप, ठीक है। इसका वेलोसिटी वेक्टर u2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा u2 cos बीटा माइनस i कैप। और ये कोई जरूरी नहीं कि माइनस ही हो, हमेशा हो सकता है हम प्रोजेक्टाइल को इधर प्रोजेक्ट करें तो इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो प्लस से आएगा, तो डिपेंड करता है किस टाइप का केस है। प्लस वर्टिकल कंपोनेंट इसका u2 sin बीटा है, u2 sin बीटा j कैप। और हमें क्या करना है, हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को चेक करना है। हम ये मान ले रहे हैं कि हम यहां पर बैठ गए, हम ए के रिस्पेक्ट में बी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो
तो जब हम ए के रिस्पेक्ट में बी को चेक करेंगे तो बी जो होगा वो ए के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता हुआ नजर आएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि किसी प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को अगर आप चेक करेंगे तो दूसरा प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पर मूव ना करके स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता हुआ नजर आता है। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है? हमें यहाँ पर चेक करना है वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है फ्रेंड्स? बी मतलब u2 कितना है? ये है माइनस u2 कॉस बीटा आई कैप प्लस u2 साइन बीटा जे कैप माइनस ua मतलब इस वाले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, ये है माइनस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा लीजिए तो u1 कॉस अल्फा आई कैप माइनस u1 साइन अल्फा जी कैप। ठीक है, और ये आप लोग पहले से भी जानते हो। आपको ये कैसे मिलेगा? जब भी आपने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो हमने बताया होगा कि आप जिस पार्टिकल पर बैठकर वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं, पोजीशन चेक कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके दूसरे वाले को प्रोवाइड कर दीजिए। यही होता था, यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ए पर बैठ गए हैं तो ए की वेलोसिटी, ये पार्टिकल ए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ गया, क्योंकि जिस पर आप जाते हो, जिसके रिस्पेक्ट में चेक करते हो, वो रेस्ट पर हो जाता है, और उसकी जितनी भी वेलोसिटीज हैं या एक्सेलरेशन है वो सब रिवर्स करके दूसरे वाले को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में u1 cos अल्फा थी, इसको रिवर्स करेंगे और इसको प्रोवाइड करेंगे। तो b को देखिए, b की वेलोसिटी इधर की तरफ u2 cos बीटा पहले से ही थी और अपवर्ड डायरेक्शन में u2 साइन बीटा पहले से थी। अब जब इसको रेस्ट पर हमने मान लिया तो इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इधर क्या थी? u1 cos अल्फा, इसको रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगा u1 cos अल्फा। ठीक है, इसके पास एक और वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में u1 साइन अल्फा, इसको जब रिवर्स करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और इधर सेट होगी आके यहाँ पे, ये हो जाएगी u1 साइन अल्फा। ठीक है, तो वही यहां पर भी आएगा। देखिए, आप चाहे उस तरीके से कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। आई कैप को एक साथ ले लीजिए, तो ये रहा आई कैप और ये रहा आई कैप, तो माइनस बाहर u1 cos बीटा u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, और माइनस कॉमन कर रखा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा आई कैप। ये वाला जे कैप कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर बनेगा u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा जे कैप, और देख भी लीजिए u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा, और इधर दोनों ऐड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल बी के पास ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं। अगर u2 साइन बीटा ने u1 साइन अल्फा को कैंसिल आउट कर रखा है तो इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी वेक्टर होगा जो कि a की तरफ होगा, और ये पार्टिकल इस पार्टिकल से आकर कोलाइड कर जाएगा। तो कंडीशन फॉर कोलिजन क्या हुई? मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके कई केसेस आते हैं, मैं इसको भी हटा दे रहा हूं। इनके बीच की डिस्टेंस थी d। ठीक, फर्स्ट केस, अगर ये इसके साथ इक्वलिटी में आ जाए तो दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, मतलब u2 साइन बीटा बराबर हो जाए u1 साइन अल्फा के साथ। ठीक है, तो क्या होगा? ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और इस केस में b के पास
सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। कितनी होगी? ये होगी u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। और ये पार्टिकल इस पार्टिकल ए की तरफ आना स्टार्ट कर देगा पार्टिकल ए के रिस्पेक्ट में, और फाइनली क्या कर जाएगा? कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ये है कंडीशन फॉर कोलिजन। ठीक है, कितने देर बाद ही कोलाइड करेगा? तो अगर बीच की डिस्टेंस डी है स्टूडेंट्स, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम फॉर कोलिजन, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह, ये कंडीशन फॉर कोलिजन है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें तो क्या होगा? सेकंड केस ये आप नोट कर लीजिए। केस सेकंड, u2 साइन बीटा, और मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि u1 साइन अल्फा ये छोटा है और ये बड़ा है। अभी दोनों बराबर थे तो कैंसिल आउट हो रहे थे, ये बड़ा हो गया है, इस बार ये छोटा हो गया। इधर की तो स्पीड वही रहेगी, u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा, ये पार्टिकल ए। तो अभी यहां पर रिजल्टेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। रिजल्टेंट मिलेगा कितना स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट मिलेगा, मैं इसका सेकंड केस यहां पे दिखा रहा हूं, इस बार रिजल्टेंट मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इधर की तरफ ये तो है u1 cos बीटा अल्फा प्लस u2 cos बीटा। और इस बार पार्टिकल ए की तरफ ना चल के, बी पार्टिकल ए की तरफ ना चल के इस पाथ पर कहीं मूव करेगा। ठीक है, और ऐसे करके ट्रेवल करेगा। लेकिन हाँ, ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं दिख रहे, हम ए से देख रहे हैं। स्ट्रेट पाथ पे, मतलब स्ट्रेट लाइन पे तो चलेगा, लेकिन इसकी तरफ ना चल के इस पाथ पे चलेगा, क्योंकि इसके पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मिनिमम डिस्टेंस का। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मिनिमम डिस्टेंस होती है, हमें ये फाइंड करना होता है, ये AM ये फाइंड करना होता है इस कंडीशन में। ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो पार्टिकल नीचे की तरफ से जाने लग जाएगा, और तब भी आपसे क्या फाइंड करवाएंगे? मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो दो केसेस हैं, एक अगर अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड स्पीड नीचे की अपवर्ड स्पीड के बराबर हो जाती है तो कैंसिलेशन हो जाएगा और पार्टिकल कोलाइड करेगा, और अगर कोलिजन की कंडीशन नहीं बनती है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए और ये रहा पार्टिकल बी, और फर्स्ट पार्टिकल को 30 डिग्री पर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। सेम टाइम पार्टिकल बी को 45 डिग्री पर 2√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। क्वेश्चन है क्या ये कोलाइड करेंगे, और अगर कोलाइड करेंगे तो उसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से चेक करोगे तो दोनों का पाथ पैराबोलिक होगा और स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को चेक करें, तो दूसरा वाला ए पहले वाले के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता हुआ नजर आएगा। अभी अभी आप लोगों ने सीखा है। चलिए इसकी दो वेलोसिटी कंपोनेंट कर लीजिए। 4 cos 30, 4 cos 30 मतलब कितना हो जाएगा? 4√3/2, 2 to 4 2√3 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 4 sin 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, लेकिन आप चेक कहां से कर रहे हैं? आप यहां से चेक कर रहे हैं, तो आपको इस यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा।
या तो आप इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखिए, उससे बेहतर है कि आपने जो सीखा है वो यूज कर लीजिए कि जिस पर बैठकर आप चेक करते हैं वो तो रेस्ट पर आ जाता है और उसकी वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके दूसरे को प्रोवाइड कर देना चाहिए। चलिए यहां पर इसके भी कंपोनेंट तब तक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2√2 cos 45 और ये हो जाएगा 2√2 sin 45। सॉल्व करिए थोड़ा सा इसको, तो 2√2 cos 45 1/√2 मतलब कि यहाँ पे 2 और ये भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट पिक्चर बना लेते हैं क्योंकि हम अब ए पर बैठ चुके हैं, ए रेस्ट पर आ चुका है और बी को वेलोसिटी जो मिलनी है वो हम लोग को देखनी है। तो बी को ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो पहले से मिल रखी थी वो 2 थी, इधर की तरफ कितनी मिली थी 2। अब इसकी वेलोसिटीज को रिवर्स करिए, क्यों? क्योंकि ए की रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटीज को रिवर्स करिए। तो रिवर्स करने पर इधर एक और वेलोसिटी ऐड हो जाएगी 2√2 और 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 पहले से ही थी इसके पास और इसकी वेलोसिटी रिवर्स करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगी। वहीं पर वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास 2 मीटर पर सेकंड की पहले से स्पीड थी और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करके जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल बी ए के रिस्पेक्ट में ए की तरफ ही चल रहा है और कितनी स्पीड से चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस अगर 20 है तो टाइम कितना लगेगा कोलिजन में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 20, स्पीड कितनी 2 + 2√3। ठीक है, कोलिजन होगा और कोलिजन में टाइम इतना लगेगा। सॉल्व कर लीजिए, तो 20/2 कॉमन करें तो √3 + 1 10 टाइम्स। यहां पर अब इसको और सॉल्व करिए तो इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, तो √3 - 1/√3 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम फॉर कोलिजन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। फाइंड कर रहे हैं हम लोग 10 × √3 - 1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2। टाइम फॉर कोलिजन 5 √3 - 1। और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर लें। पहले इसको वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732 - 1, 5 × 0.732 मल्टीप्लाई करिए, और ये अप्रॉक्सीमेट 3.66 सेकेंड आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको अब कंफर्म हुआ होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ए के रिस्पेक्ट में बी ए की तरफ ही एक स्ट्रेट लाइन पर चलता हुआ नजर आएगा तो कोलिजन होगा, और इतनी स्पीड से कोलिजन हो रहा है तो टाइम निकालना का फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्टिकल हैं और दोनों को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है। एक का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उसको यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कुछ 20 मीटर। फर्स्ट पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री पर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और सेकेंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री पर। ठीक है, इसके भी 2 कंपोनेंट करेंगे। यहाँ पर भी हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को चेक करेंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, और यहाँ पर भी वही टास्क है कि क्या ये कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो कितने टाइम बाद करेंगे, अगर नहीं कोलाइड करेंगे तो क्या है, क्या पूछते हैं ये पूछते हैं मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी इधर की स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस 2 cos 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 मतलब 2/√2 आ जाएगा। इधर की स्पीड 2 sin 45 और ये भी 2/√2 आ जाएगा। ठीक,
यहां पर आइए 14 cos 45 मतलब 14/√2 और 14 sin 45 मतलब 14/√2। ठीक है, हम A पर बैठकर B को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो A तो रेस्ट पर आ गया, A पर बैठ गए, A को रेस्ट पे कर लिया, और A की वेलोसिटीज को रिवर्स करके B को प्रोवाइड करिए। तो B के पास इधर पहले से थी 14/√2, एक और वेलोसिटी मिल गई, क्योंकि रिवर्स होगा तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2। आप वेक्टर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान है ये, आप ऐसे करें। अपवर्ड डायरेक्शन में इसके पास पहले से वेलोसिटी थी 14/√2 और इसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में 2/√2 है। जब इसको रिवर्स करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 2/√2। अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, अगर इक्वल होते तो कोलिजन होता, अभी इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इसके पास जो नेट वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कितना होगा, पार्टिकल बी के पास ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा एक्स एक्सिस में, ये हो जाएगा 16/√2 माइनस आई कैप। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, तो 14/√2 माइनस 2/√2 मतलब कितना, 12/√2 जे कैप। ठीक है, मैं इसका फाइनल फिर से बना रहा हूं, फाइनल डायग्राम। तो इधर की तरफ वाई एक्सिस में इसके पास इतना वेलोसिटी है, कितना, 12/√2। एक्स एक्सिस में इधर की तरफ है 16/√2, माइनस मतलब इधर की तरफ माइनस। ठीक है, और ये रहा ए पार्ट के लिए, जो कि अब रेस्ट पर है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर वाई एक्सिस में भी कुछ स्पीड है, एक्स एक्सिस में भी कुछ स्पीड है, तो ये किसी बीच के पाथ पर मूव करता हुआ नजर आएगा, इसको ऐसे किसी पाथ पर मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हमें ये एंगल फाइंड कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो एंगल होगा वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ये निकलेगा tan अल्फा से, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप। अगर ये नहीं पता है तो आप ऐसे देख लें कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है 12/√2, बेस कितना है 16/√2, यही तो परपेंडिकुलर होगा ये इस ट्रायंगल में। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12/√2 टोटल बाई 16/√2। ठीक है, वैसे भी होता है, अगर ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप है तो tan अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, ये आपने वेक्टर में पढ़ रखा होगा। ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल आउट करिए तो 4 से 4 3 जा 4 4 जा tan अल्फा, और ये एक स्पेसिफिक एंगल है जिसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री, आपको बहुत बार बताया होगा ये। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 और 5 का होता है, और इसके एंगल्स होते हैं 37 डिग्री और ये होता है 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 है, 3/4 मतलब tan 37। ठीक है, तो अल्फा आ गया 37 डिग्री, मतलब ये है कि ए के रिस्पेक्ट में बी इतनी वेलोसिटी से 37 डिग्री पर मूव करता हुआ, स्ट्रेट लाइन पर मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि इन दोनों के बीच की ये जो पार्टिकल इधर से जा रहा है और ये जो पार्टिकल अभी ए के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम होगी, ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। तो हमने क्या किया कि ए से इसकी लाइन पर, इसकी स्ट्रेट लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ए एम, और ए एम ही आपको फाइंड करना है। मान लेते ये एक्स, ठीक है, हाँ ठीक, और इसके लिए, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है अगर, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 53 डिग्री। और इसको मैं नाम दे रहा हूं n। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप tan 37 एक बार फिर से यूज करें, tan 37, और इस बारे ट्रायंगल के लिए यूज करें। तो tan 37 इक्वल टू हो जाएगा an अपॉन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस AB। AB कितना स्टूडेंट्स, AB है 20। ठीक है, tan 37 की वैल्यू 3/4 इक्वल टू an अपॉन 20, 4 5 जा, तो an कितना मिल गया स्टूडेंट्स, an मिल गया 15 मीटर। ठीक है, मैं वहां से कुछ रिमूव कर रहा हूं, आप लोग नोट कर रहे होंगे। अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने an फाइंड आउट कर रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये x चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मिनिमम डिस्टेंस है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाइए आप लोग, छोटे वाले ट्रायंगल में मतलब ये वाले ट्रायंगल में, ये है n, ये m और ये है a। इसमें आप an फाइंड आउट कर चुके हो, ये है 15, ये है 53, और आपको ये फाइंड आउट करना है ये am और ये 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है। अब यहाँ पर आप यूज कर लें साइन 53, साइन 53, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर है am जिसे फाइंड आउट करना है आपको, और हाइपोटेनिस कितना है, हाइपोटेनिस है 15। ठीक है, साइन 53 की वैल्यू परपेंडिकुलर 4 अपॉन 5 am अपॉन 15, ये 5 3 जा, ये हो जाएगा am इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, मतलब कि ये प्रोजेक्टाइल और ये प्रोजेक्टाइल जब फ्लाइट कर रहे होंगे तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस किसी टाइम पर 12 मीटर होगी, इससे कम मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है। ठीक है, और इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन इजाद होते हैं, पहला कोलिजन होगा कि नहीं होगा, कितने टाइम के बाद होगा, और दूसरा कि कोलिजन अगर नहीं होगा तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक टावर है और इस टावर की जो हाइट है वो कुछ 20 मीटर है। इसका जो इसके बगल में एक और टावर है 22 मीटर पर, इसकी जो हाइट है वो 11 मीटर है। ठीक है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया, और यहाँ पर इस टावर से भी एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि क्या ये कोलाइड करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस पार्टिकल का वेलोसिटी कंपोनेंट देख लें, ये हो जाएगा 2/√2। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2। बिल्कुल जैसे लास्ट केस था वैसे ही है, बस थोड़ा सा और डिस्टर्ब किया इस क्वेश्चन को बस। ये 14/√2 और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा 14/√2। ठीक है, अब
हम इस प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को चेक करना चाहते हैं, तो इसका जो भी वेलोसिटी वेक्टर है इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके पास पहले से कितना था ऊपर की तरफ 14/√2, और इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके इसको प्रोवाइड करिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 2/√2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके पास पहले से था 14/√2, और इसका वेलोसिटी वेक्टर जब रिवर्स होगा तो इसमें कनेक्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा 2/√2। डेटा सब लास्ट वाले क्वेश्चन का ही है, बस केवल थोड़ा सा चेंज किया इसमें हमने। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस टाइप के पाथ पर मूव करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी 14/√2 माइनस 2/√2, मतलब कितना 12/√2, और इधर की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इधर की हो जाएगी 16/√2। फिर से हम ये एंगल फाइंड कर लें और वही आएगा जितना पहले ऐसे आया था, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12/√2, 12/√2 अपॉन 16/√2। √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 से कैंसिल करें, 4 3 जा 4 4 जा, और ये 37 डिग्री आ जाएगा जैसे लास्ट केस में आया था। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगा बी, ये ए के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन पाथ पर 37 डिग्री पर मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर इसकी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना चाहिए, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AM, ये फाइंड आउट करना है आप। ठीक है, यहाँ पर आइए, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको लास्ट वाले क्वेश्चन से। ये 22 है, ये 11 है, ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट है आपका 20, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इधर आइए, इसको मैं अपनी तरफ से AN अलॉट कर रहा हूं। ये 37 है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 53। ठीक है, हम यहां पर इस पूरे ट्रायंगल में tan 37 यूज कर रहे हैं। tan 37 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां का जो परपेंडिकुलर होगा वो 9 + AN होगा, 9 + AN। बेस कितना है, बेस है 22, और tan 37 की वैल्यू 3/4, 9 + AN अपॉन 22। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए, 2 × 4, ये 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ 3 टाइम्स, तो 33 इज इक्वल टू 18 + 2AN। 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 2AN, या AN इज इक्वल टू 15/2। अब अगर AN मिल गया है आपको तो AM भी मिल जाएगा क्योंकि ये 53 डिग्री है। इस छोटे वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में ये AN और ये है M। AN कितना है, ये है 15/2, ये 53 डिग्री। ठीक है, हमें ये चाहिए, फिर से यहाँ पर यह क्या है इसके लिए sin 53, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर AM, हाइपोटेनस 15/2, तो ये फ्लिप करके ऊपर आ जाएगा, और sin 53 की वैल्यू यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, sin 53, ये 3, ये 4, ये 5, ये 53 होता है 4/5 इज इक्वल टू 2AM अपॉन 15, 5 3 जा 2 2 जा, AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AM इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है,
तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है। इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। कोलिजन होगा कि नहीं होगा, अगर कोलिजन नहीं होगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।